हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़िंदगी के कुछ पल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो 4 दिन पहले यूएस की जो है गवर्नमेंट चेंज हुई है और उसके बाद ऐसी खलबली मची हुई है कि पूछिए मत। हर दिन जो है हम कुछ नया सुन रहे हैं एंड फिर उसी के बारे में सिर्फ बातें कर रहे हैं। तो आप सब लोग जानते ही होंगे 20 जनवरी को जो है मिस्टर ट्रंप ने शपथ ली है एज 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। और शपथ लेने के बाद जो है सर जी बैक टू बैक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करते जा रहे हैं। अब ऐसे तो 4 दिनों में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अनाउंस की हैं, बहुत सारे ऑर्डर साइन किए हैं, लेकिन वन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जिसने यहाँ आतंक मचा के रखा हुआ है वो है टू एंड बर्थ राइट सिटीजनशिप। तो दिस इज एक्चुअली हॉट टॉपिक अमंग इंडियंस, यूएस में भी और आई थिंक इंडिया में भी जो है इसके ऊपर बहुत सारे डिबेट्स हो रहे हैं। नॉर्मली तो जब भी कोई डिबेट होती है तो मेरे दिमाग में एक क्लैरिटी होती है और मैं एक पक्ष के साथ सहमत होती हूँ और दूसरे के अगेंस्ट होती हूँ। लेकिन इसके अराउंड में जितने भी कॉन्वर्जेशन सुन रही हूँ या जितने भी डिबेट्स सुन रही हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि दोनों ही पक्षों के कुछ कुछ पॉइंट्स बहुत ज़्यादा जस्टिफाइड हैं एंड मैं दोनों ही पक्षों के साथ कुछ कुछ सहमत हूँ। एज इमिग्रेंट ऑफ कोर्स मेरा अपना ओपिनियन भी है, मेरे अपने एक्सपीरियंसेस भी हैं जो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। बट टॉकिंग अबाउट दिस डिबेट, आई थिंक जो सपोर्टर्स हैं इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के, उनका ये पॉइंट बहुत वैलिड है कि द मेन मोटिव ऑफ साइनिंग दिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इज़ टू कंट्रोल बर्थ टूरिज्म। वो बात बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ट्रैवल करते हैं, डिलीवर करते हैं, बच्चे को जो है अमेरिकन सिटीजनशिप मिल जाती है जस्ट बिकॉज द बेबी हैज़ बीन बॉर्न ऑन द सॉइल एंड फिर दे मूव बैक टू देयर कंट्री। और उन लोगों का शायद एजेंडा होता है कि चलिए और तो कुछ नहीं, बच्चे का ही एटलीस्ट जो है हम जिंदगी बना देते हैं। एंड ऑफ कोर्स द सेकंड थिंग इज टू कंट्रोल इलीगल इमिग्रेशन। तो बहुत सारे इमिग्रेंट्स जो इलीगली एंटर होते हैं उनका भी यही है कि वो बेबी यहाँ डिलीवर करते हैं एंड देन द बेबी गेट्स अमेरिकन सिटीजनशिप। अब बच्चा तो 18 साल होने के बाद ही जो है उन्हें स्पॉन्सर कर सकता है। इफ़ दैट वर्क्स आउट इन 18 ईयर्स तो ठीक, नहीं तो 18 साल के बाद जो है वो फ्रॉम इलीगल इमिग्रेंट्स टू लीगल इमिग्रेंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं। एक जो बहुत वैलिड पॉइंट भी है एक्चुअली, लेकिन एक जो है बहुत ज़्यादा पॉइंट उठाया जा रहा है कि यूएस पहली कंट्री तो नहीं है ये रूल इम्प्लीमेंट करने के लिए। बहुत सारी और कंट्रीज़ जो हैं ऑलरेडी ये रूल फॉलो करती हैं जो बाय बर्थ सिटीजनशिप आपको नहीं देती हैं। आयरलैंड है, यूके है, फ्रांस है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। हालांकि बहुत सारी कंट्रीज़ ने, लाइक यूके ने शायद 1983 के बाद से ये रूल इम्प्लीमेंट किया हुआ है। फ्रांस ने आई थिंक 93 में इम्प्लीमेंट कर दिया था, अगेन न्यूजीलैंड 2005। तो बहुत सालों से इन कंट्रीज़ ने जो है अपना एक रूल इम्प्लीमेंट किया हुआ है कि दे डू नॉट गिव यू बाय बर्थ सिटीजनशिप, विच इज़ फाइन कि यूएस इज़ जस्ट एडिंग टू दिस लिस्ट। लेकिन एक चीज़ जो मैं एज एन इमिग्रेंट अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर सकती हूँ और जो हमने सुना है बाकी कंट्रीज़ के बारे में, बीइंग इट ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, यूरोप में तो मैं खुद रही हूँ तो जर्मनी के रूल्स के बारे में मुझे खुद से मालूम है। लेकिन जो भी हमारे फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया मूव हुए हैं या न्यूजीलैंड मूव हुए हैं, तो ऑल दीज कंट्रीज़ ये नहीं देती हैं बाय बर्थ सिटीजनशिप, लेकिन इनका एक टाइम लिमिट होता है। जैसे जर्मनी में भी 7 से 8 साल में जो है आपको पीआर मिल जाती है, सिटीजनशिप मिल जाती है। ऑस्ट्रेलिया में भी 4 से 5 साल में जो है आप वहाँ की परमानेंट रेजिडेंटशिप ले लेते हैं। अगेन सेम गोज फॉर न्यूजीलैंड। तो जो भी ये सारी कंट्रीज़ हैं, टाइम लिमिट इनकी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद 5 साल के बाद या 8 साल के बाद जो है पेरेंट भी सिटीजन हो जाता है और बच्चा भी सिटीजन हो जाता है। दैट डज नॉट अप्लाई टू यूएस। तो यूएस में मैं आई थी 2012 में H4 वीज़ा पे। 10 साल के बाद मुझे ग्रीन कार्ड मिला, लेकिन वो भी मुझे ऐसे लगता है कि हमारी किस्मत अच्छी थी क्योंकि हमारे साथ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी वेट कर रहे हैं अपने ग्रीन कार्ड का, जिन्हें अभी भी नहीं मिला है। तो आप ये सोचिए कि 15-15 साल ऑलरेडी उनको हो चुके हैं, दे आर स्टिल वेटिंग फॉर दैट ग्रीन कार्ड। तो अगर बच्चा अमेरिकन सिटीजन नहीं होता तो और आने वाले 5-6 साल में उन्हें ग्रीन कार्ड नहीं मिलता, जो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपको ग्रीन कार्ड कब मिलेगा, बिकॉज द वेटिंग लाइन इज सो लॉन्ग। प्लस बहुत सारे प्रोसेसिंग
के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो नो वन कैन प्रिडिक्ट कि भाई अगले साल हमें ग्रीन कार्ड मिल जाएगा या 5 साल के बाद हमें ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। तो उस केसेस में इट इज़ वेरी अनफेयर फॉर द इमिग्रेंट पेरेंट एंड फॉर द चाइल्ड, क्योंकि अगर बच्चे के पास अमेरिकन सिटीजनशिप नहीं है तो एट द एज ऑफ द 21, अब लेट्स से इंडियन पेरेंट है तो एट द एज ऑफ 21 उसे इंडिया मूव करना पड़ेगा, विच इज़ वेरी अनफेयर उस बच्चे के साथ भी जिसने जो यहीं पैदा हुआ, 21 साल उसने यहीं बिताए, लेकिन ग्रीन कार्ड का कोई अता पता है नहीं, तो उसे वापस जाना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि ऐसे रेयर इंस्टेंसेस होंगे, ऐसे रेयर इंस्टेंसेस नहीं हैं। हम लोगों ने बहुत सारे इंस्टेंसेस देखे हैं, 12 साल तो मुझे हो गए हैं, एंड आई स्टिल हियर स्टोरीज ऑफ मैनी मैनी पीपल जो यहाँ पे हैं 15-16 साल से, एंड दे आर स्टिल वेटिंग फॉर द ग्रीन कार्ड। और आई हैव experienced many friends जो एक्चुअली जिनके सर पे तलवार लटक रही थी कि अब हमारा बच्चा जो है 1-1.5 साल में 21 साल का हो जाएगा और उसे वापस इंडिया जाना पड़ेगा। तो ये बहुत अनफेयर है, स्पेशली मतलब मैं तो इंडियन हूँ तो मैं तो इंडियन पर्सपेक्टिव से भी बोलूँगी। हम लोग यहाँ हर फील्ड में एग्जिस्ट करते हैं, तो इमिग्रेंट्स का, इंडियन इमिग्रेंट्स का, लेकिन इन जनरल इमिग्रेंट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स यूएस इकोनॉमी। तो इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आई डू अग्री कि इलीगल इमिग्रेशन को कंट्रोल ज़रूर करना चाहिए, लेकिन अगर आप लीगल इमिग्रेंट्स पे इतना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ देंगे तो इट इज़ वेरी अनफेयर फॉर देम। जो इस ऑर्डर को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, दे आर रेजिंग ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कुछ कंसर्न्स, दे आर रेजिंग कंसर्न्स फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी। मैं उन सब चीज़ों से भी अग्री करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ जो है अपनी यूएस की जर्नी में यहाँ फेस ज़रूर किया है। लेकिन आई डोंट नो इस डिबेट का कोई पॉइंट भी है अभी कि नहीं, बिकॉज एग्जीक्यूटिव साइन कर देने से जो है इतना पुराना, आई थिंक 127 साल पुराना ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ऐसे ही चेंज नहीं हो जाएगा। बहुत बड़ी पॉलिटिकल सपोर्ट लगेगी मिस्टर ट्रंप को जो है इसे एक्चुअली एक रूल बनाने के लिए। 18 स्टेट्स ने ऑलरेडी केस फाइल कर दिया है अगेंस्ट दिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, एंड इवन आज सियाटल में, वॉशिंगटन में एक फेडरल जज ने जो है इस पे टेम्परेरी रिफ्रेनिंग ऑर्डर भी जारी कर दिया है। तो उनका ये कहना है कि दिस इज ब्लेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, एंड ही इवन क्वेश्चनड कि तुम्हारे लॉयर्स कहाँ थे, वेयर वर द लॉयर्स व्हेन यू वर साइनिंग दैट ऑर्डर, कि किसी लॉयर ने तुमको इतना समझाने की कोशिश नहीं की कि दिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इज़ वेरी वेरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो बहुत सारे पहलू हैं इस चीज़ के, बट मुझे ये लगता है कि अगर उन्हें पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिलती है इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को, सुप्रीम कोर्ट का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास होने वाला नहीं है। बट स्टिल एक जो चीज़ मुझे लगता है कि हम लोगों को सबको एक्सपेक्ट करनी चाहिए कि जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं आउट ऑफ यूएस ट्रैवल कर रही हैं और वीज़ा पे हैं, दे माइट गेट अ लिटिल स्क्रूटनी एंटरिंग यूएस, तो वो रिस्ट्रिक्शन ज़रूर हो सकती है। आज मुझे ना फुल न्यूज़ रिपोर्टर वाली फीलिंग आ रही है लेकिन चलिए खैर आगे बढ़ते हुए, वन मोर थिंग जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अराउंड दिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इस कि इसने ना बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर दिया है। न्यू जर्सी के कुछ रिपोर्ट्स हैं जिसमें दे आर स्टेटिंग कि बहुत सारे प्रेग्नेंट वुमेन जो मार्च में मे बी जिनकी डिलीवरी ड्यू है, बट दे आर थिंकिंग February 20th से ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का, एंड their child might not get US citizenship. उसके चक्कर में they are asking their gynecologist if pre-term cesarean कर सकते हैं before February 20th, which is very disturbing to hear. और I don't know, मतलब ये मेरी समझ के थोड़ा सा परे है कि क्या अमेरिकन सिटीजनशिप इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप एक अनबॉर्न चाइल्ड की हेल्थ को भी रिस्क कर सकते हैं। बहुत कंट्रोवर्शियल है ये
होल न्यूज़, लेकिन क्योंकि हमने भी ये रिपोर्ट्स जो हैं वो न्यूज़ से ही फॉलो की हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स में ऐसा कोई नहीं है जो ऐसा कर रहा हो ताकि मैं आपको पुख्ता कुछ बता सकूं। आई डोंट नो क्या स्टेट ऑफ माइंड है उन पेरेंट्स का जिनके बच्चे अभी आने वाले कुछ दिनों में या महीनों में पैदा होने वाले हैं, तो इसके बारे में नहीं बात करते हैं। बट फिर भी इन जनरल मुझे लगता है हम ह्यूमन बीइंग्स का जो है एक कॉमन करेक्टरिस्टिक है, हम कुछ सुनते हैं, कुछ देखते हैं और उसके अराउंड जो है परसेप्शन बिल्ड कर लेते हैं, which I think is something that we can work on. We should rethink always and then understand the whole scenario. और फिर उसके बाद वी शुड इवॉल्व। तो आप किसी भी पहलू को अच्छे से जो है समझिए, उसके अराउंड की सारी सिचुएशन को सुनिए, बैठ के सोचिए, और फिर अगर आपको लगे तो आप अपना परसेप्शन चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक बिल्डअप इमेज के साथ या परसेप्शन के साथ जजमेंट करनी जो है वो शायद अनफेयर हो जाती है। जब हम अपनी सोच को खुला छोड़ देते हैं तो बहुत सारे फैसलों को एक्चुअली सही से समझ पाते हैं। इसी नोट पे आज का व्लॉग एंड करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। फिर से मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। बाय बाय।